सुधा एक सेठ के घर में काम करती थी। उस घर की मालकिन कलावती बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। कलावती अपने घर की किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। कलावती की बेटी मोना 5th क्लास में पढ़ती थी। उधर सुधा की बेटी नीलम भी 5th क्लास में ही थी। कभी कभी नीलम के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो सुधा के साथ काम पर आ जाती थी। नीलम, तू यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ सुधा, आज तू फिर से नीलम को अपने साथ क्यों ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं। घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसे कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6वीं पढ़ाकर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम। तो उसके बलबूते तो तुम कभी भी इंजीनियर बन ही नहीं सकती। सुधा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिसे तुम पूरा कर सकती हो। बेकार में ही तुम नीलम के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। नीलम का मन उदास हो गया। जब वो सुधा के साथ घर जा रही थी, तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार नहीं सोच रही हूँ कि मैं एक इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना नीलम बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम एक इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा, चल मैं तुझे हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन खरीद कर देती हूँ। तुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे एक नहीं 2 गुलाब जामुन लेकर देना। सुधा नीलम को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात रह न जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन सुधा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि कलावती अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं मोना भी अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी कलावती मोना को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, मोना, कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो अब पढ़ लो। पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम्स शुरू हैं। मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना। अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ याद है। मोना बिटिया, कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ। आज मेरी छुट्टी है स्कूल की। अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। मोना बिटिया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली हैं। आपकी मम्मी बता रही है। सुधा भी मोना को बड़े होने के नाते समझा ही रही थी कि अचानक कलावती ने आकर सारी बातें सुन ली। सुधा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें ये हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो, समझी? और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद से इस तरह मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो मेरे घर में ही घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना कलावती भाभी, मैंने तो इसीलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ लो।
ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और मोना, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई कर लेना। कलावती की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी मोना पर ध्यान नहीं देती थी और इससे मोना की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी, मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ का एग्जाम है, मैं भूल गई थी मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे को ऑफ था, इसलिए सुधा के साथ नीलम भी आई हुई थी। नीलम के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। नीलम कलावती के पास आई और बोली, आंटी, अगर आप कहो तो मैं मोना की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मैं मोना को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी नीलम? तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी मोना के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स मोना के साथ मिलता जुलता है। अगर आप कहो तो मैं मोना को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम, क्या कर रही हो? नीलम मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं क्या करूँगी कल एग्जाम में? एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने हैं। मैं क्या करूँ? नीलम मोना को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में कलावती देखती है कि मोना नीलम से बहुत अच्छे से मैथ समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। कलावती भाभी, चिंता मत करो, नीलम मैथ्स में बहुत अच्छी है। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ, मुझे दिख रहा है, मोना नीलम से अच्छे से समझ पा रही है। नीलम के पास 2 दिन का टाइम था। वो शनिवार और रविवार दोनों दिन मोना को खूब मेहनत करवाती है। नीलम का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बताए गए तरीके से मोना मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब मोना पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको पता है, नीलम ने मुझे एक एक चीज अच्छे से समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी। मैंने हमेशा सुधा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से मोना को पढ़ा रही थी। मुझे सुधा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद मोना का रिजल्ट आ जाता है। मोना के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। कलावती जानती थी कि मोना के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ नीलम का है। नीलम बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुमने मोना की बहुत मदद की। ये लो, तुम्हारे लिए लैपटॉप। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना? और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। नीलम के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था कि नीलम ने जो मोना के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। कलावती पैसे वाली थी। वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में उसकी मदद कर सकती थी। एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी मोना को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो कलावती नीलम को बुला लेती। कलावती ने देखा कि इंसान अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं। मोना को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी नीलम के साथ रहने से पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई। चंदनपुर नाम के गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी।
कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ! थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है, तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी,
तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ? आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती हैं और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया
और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। माँ उठ जाओ ना, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ माँ उठ जाओ ना, हम तुम्हारे बिना जीकर क्या करेंगे? माँ हमें भी अपने पास बुला लो ना। तुम पांचों के पैदा होने से पहले तो तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली थी, लेकिन जब से तुम पांचों मनहूसों ने इस घर में कदम रखा है, तब से पूरा घर मनहूसियत में छा गया है। तुम जैसों को तो मौत भी जल्दी नहीं आती। चलो चलो बहनों भाइयों, चलो यहाँ से, कहीं पता चले इन पांचों का मनहूस साया हमारे ऊपर भी आ गया तो। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो पांचों बहनें अपनी माँ की लाश के साथ वहाँ अकेली रह जाती हैं। जिसके बाद वो पांचों ही अपनी माँ को शमशान घाट लेकर जाती हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। दीदी हम लोग अब क्या करेंगे? एक माँ ही तो थी हमारी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। एक माँ चली गई तो क्या हुआ? एक माँ तो तुम्हारे पास है ना। कौन दीदी? दुर्गा माँ। तुम चारों को पता है ना, माँ हमेशा दुर्गा माता की पूजा करती थी। उन्होंने हमसे कहा था कि जब हमारे साथ कोई नहीं होगा तब हमारे साथ दुर्गा माता होंगी। मुझे माँ की बातों पर पूरा विश्वास है। दुर्गा माता हमेशा हमारे साथ हैं। पांचों बहनें मिलकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती हैं। पूजा करते हुए पांचों बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। शिल्पा, कोयल, पलक, रानी और गुंजन ये पांचों बहनें होती हैं। पांचों के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माँ राधा लोगों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालती थी, लेकिन एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो जाती हैं, जिसके चलते अब पांचों बहनें अकेली रह जाती हैं। शिल्पा सबसे बड़ी बहन होती है, इसलिए अपनी चारों छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अब शिल्पा पर ही आ जाती है। दीदी बहुत भूख लगी है, हम कब से खाने का इंतजार कर रही हैं। आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो काम की तलाश में गई हुई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं तुम लोगों को कैसे पालूंगी? दीदी आप ही तो कहती हो कि हमारे साथ दुर्गा माँ है, वो सब कुछ ठीक करेंगी, आप फिक्र मत करो। अगले दिन होते ही शिल्पा फिर से काम ढूंढने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। आज फिर मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरी बहनें तो भूखी ही रह जाएंगी। दुर्गा माता मेरी मदद करो। शिल्पा इतना बोल ही रही होती है कि तभी शिल्पा को अपने सामने एक बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है, जहाँ वो देखती है कि सब लोग कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर शिल्पा उस ढाबे के पास जाती है और टेबल पर रखी खाने की प्लेट को उठाकर भागने लगती है, जिसे ढाबे का मालिक देख लेता है। शिल्पा बहुत देर तक नंगे पैर भागती है और ढाबे का मालिक उसका पीछा करता है, लेकिन शिल्पा ढाबे के मालिक की नजरों से बचकर उस खाने की प्लेट को लेकर अपने घर आ जाती है। नंगे पैर भागने की वजह से शिल्पा के पैरों में कांटे चुभ गए थे, जिससे काफी खून निकल रहा था, लेकिन अपनी बहनों की भूख के आगे शिल्पा अपना दर्द भूल जाती है। दीदी आपके पैरों से तो खून निकल रहा है, चलिए मैं आपको मरहम लगा देती हूँ। गुंजन मैं मरहम लगा लूंगी, तुम चारों जल्दी से अब ये खाना खा लो, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। दीदी ये खाना आप कहाँ से लेकर आई हो? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे।
मैंने कहा था ना कि दुर्गा माता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। लगता है उनकी कृपा से आज मुझे ये खाना मिला है। दीदी आप भी थोड़ा खा लो ना, आपने भी कुछ नहीं खाया है। ये कहकर कोयल अपने हाथों से शिल्पा को खाना खिलाती है, जिसके बाद पांचों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह, दीदी आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहे हैं। तुम चारों भूल गई, आज नवरात्रि है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन करवा सकूं, लेकिन कम से कम मैं मंदिर जाकर माँ दुर्गा के दर्शन तो कर सकती हूँ। दीदी आज नवरात्रि है, इसका मतलब आज तो हमें लोग घरों पर ले जाकर अच्छा खाना खिलाएंगे। आज तो मैं बहुत सारा हलवा पूरी खाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन, चलो अब तुम चारों जल्दी से उठकर नहा धो लो, फिर कंजक में जाने का भी समय हो जाएगा। चारों बहनें तैयार होकर लोगों का इंतजार करती हैं, लेकिन इन चारों बहनों को अपने कंजक में बुलाने के लिए कोई भी नहीं आता, जिसके बाद चारों बहनें कंजक में जाती हैं। अरे रुको रुको, तुम चारों यहाँ क्यों आई हो? तुम चारों को तो मैंने नहीं बुलाया था। तुम चारों मनहूस लड़कियों को बुलाकर मैं अपने घर में कुछ अशुभ नहीं होने देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम चारों जल्दी से चली जाओ, वरना धक्के मार कर तुम चारों को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। चारों बहनें जिस घर में भी कंजक के लिए जाती हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें मनहूस समझकर भगा देते हैं, जिसे देखकर चारों बहनें उदास होकर रोते हुए अपने घर वापस चली जाती हैं और जाकर सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती हैं। माँ दुर्गा सब देख रही हैं, वो अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगी। इस बार तुम कंजक में नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अगली बार जब नवरात्रि आएगी तो हम भी कन्या पूजन करेंगे और उस समय तुम सब हलवा पूरी मन भर कर खा पाओगी। ये कहते हुए शिल्पा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को संभाल लेती है। कुछ दिनों तक लगातार काम ढूंढने के बाद शिल्पा को एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है, जहाँ पर वो काम करके अपने घर का गुजारा चलाती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और दोबारा से नवरात्रि के आने का समय हो जाता है। शिल्पा अपनी बहनों के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा का सारा सामान लाती है और लगातार 8 दिन तक व्रत रख कर उनकी अच्छे से पूजा करती है और 9वें दिन वो कन्या पूजन की सारी तैयारी करती है। कोयल, पलक, रानी, गुंजन, मैंने सारा प्रसाद बना लिया है। तुम चारों जाकर पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उन्हें बुलाकर ले आओ, फिर हम कन्या पूजन शुरू करेंगे। चारों बहनें अपने आसपास के जिस भी घर में जाकर बच्चों को बुलाती, तो लोग अपने बच्चों को भेजने से साफ मना कर देते, जिसके बाद चारों बहनें उदास होकर अपने घर वापस लौट आती हैं और सारी बातें शिल्पा को बताती हैं, जिसे सुनकर शिल्पा बहुत परेशान हो जाती है और इसी के चलते शिल्पा को चक्कर भी आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। दीदी, दीदी, अरे आप ठीक तो हो ना दीदी, आप गिर कैसे गई? दुर्गा माँ, कुछ तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैंने 9 दिन का उपवास रखा, कन्याओं के लिए सारा भोजन बनाया, लेकिन एक भी कन्या भोजन के लिए नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। फिर शिल्पा की चारों बहनें उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद बाहर आंगन में आकर रोने लगती हैं कि तभी उन चारों को रोता हुआ देख उनके पास एक औरत आती है। अरे बच्चों, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारी दीदी ने नवरात्रि के पूरे व्रत रखकर कन्याओं के लिए भोजन बनाया था, लेकिन कन्या पूजन के लिए तो कोई भी कन्या नहीं आई और हमारी दीदी की तबीयत खराब हो गई। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों की कन्या पूजन में मदद करूँगी।
इतना कहकर वो औरत उन चारों बहनों के साथ अंदर आ जाती है और शिल्पा से मिलती है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम दुर्गा है। यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हारी बहनों को रोते हुए देखा, उनसे पूछा और उन्होंने मुझे सब चीज बताई। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कन्या पूजन करूँगी और तुम्हारे उपवास का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये कहकर दुर्गा शिल्पा की चारों बहनों की कन्या पूजन करती है और उन्हें अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती है, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद शिल्पा जब रसोई में आकर अपने रसोई के बर्तनों को खोलकर देखती है तो उसमें खाने की बजाय सोने के सिक्के और कई सारे जेवरात होते हैं। हे माता रानी, ये क्या? इसके अंदर सोने के सिक्के और जेवरात हैं, लेकिन ये इसके अंदर कैसे आए? एक मिनट, कहीं उस औरत के रूप में आप भी तो मेरे घर पर नहीं आई थी? हे दुर्गा माँ, आपने हम गरीबों के घर पर आकर मेरी बहनों की कन्या पूजन करी और मुझे फल के रूप में इतना सब कुछ दिया। आप धन्य हो दुर्गा माँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपके दर्शन मिले। जो औरत दुर्गा के रूप में आई थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुर्गा माता ही थी। ये सब जानकर शिल्पा बहुत खुश होती है और अपनी बहनों के साथ मिलकर दुर्गा माता की पूजा करती है, जिसके बाद उन सोने के सिक्कों और जेवरात की मदद से शिल्पा अपनी सारी गरीबी को खत्म करके अपनी बहनों के साथ एक सुखी जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।